नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के ट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतेंदु युग की। आधुनिक काल में हम लोग बात करेंगे भारतेंदु युग की, और ये होगा आपका लेक्चर 21 और कल फिर आपको मिलेगा लेक्चर 22। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बराबर उनको लगातार वीडियो मिलता जा रहा है, टेस्ट सीरीज़ मिलती जा रही है, प्रश्नोत्तरी का वीडियो मिलता जा रहा है, लाइव क्लास मिलती जा रही है। तो ये जो नया बैच शुरू हुआ है 1 जुलाई से, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं और क्या क्या मैटर मिलेगा उन सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, चाहे आप फ़ोन कर लें, चाहे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें। तो आइए बात करते हैं भारतेंदु युग की। सबसे पहले आज बात करेंगे, देखिए, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ, लेकिन इसके सीमांकन और नामकरण को लेकर काफ़ी मतभेद है। किसी युग का नामकरण 2 ही आधार पर किया जा सकता है, युगीन प्रवृत्ति या युग निर्माता के आधार पर। अगर इस आधार पर बात करें तो भारतेंदु युग का नामकरण आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। जब ब्रिटिशों ने राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी तो प्रतिक्रिया स्वरूप साहित्य प्रेमियों और जनता ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु अर्थात भारत का चांद की उपाधि दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को ध्यान में रखकर 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी। डॉक्टर त्रिभुवन ने 1857 से लेकर 1947 तक जागरण काल तथा 1947 ईस्वी से वर्तमान तक आधुनिक काल नाम दिया। वहीं मिश्र बंधुओं ने 1926 से 1945 विक्रम संवत, रामकुमार वर्मा ने 1927 से 1957 विक्रम संवत तथा केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 से 1957 और रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 विक्रम तक भारतेंदु युग माना। भारतेंदु द्वारा 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ, तब से इस युग का प्रारंभ मानना उचित है। लेकिन रीतकाल की समाप्ति और भारतेंदु युग के पूर्व काल तक की रचनाओं का अनुशीलन किस संदर्भ में किया जाए। देखिए, कोई भी युग है, उस युग के पीछे, उसके प्रारंभ होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे भारतेंदु युग जब प्रारंभ हुआ तो भारतेंदु युगीन परिस्थितियाँ क्या थीं, आधुनिकता का उदय कैसे हुआ। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उस समय यानी 1857 की क्रांति के समय इसका उदय हो रहा है, तो 1857 की जो क्रांति हुई उसका महत्वपूर्ण योगदान है इस नवजागरण के लिए। नवजागरण की अवधारणा कहाँ से आई, इन सब की बात अभी हम लोग आगे कर रहे हैं। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। रेनेसा, जिसे नवजागरण या पुनर्जागरण कहा जाता है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेट ने दिया। कुछ आलोचकों ने भक्ति काल को नवजागरण काल और 19वीं शताब्दी से आरंभ होने वाले नवजागरण को पुनर्जागरण काल कहा गया। वहीं अगर डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल को भक्ति आंदोलन कहा, 2 भागों में विभाजित किया। लोक जागरण को भक्ति आंदोलन या आधुनिक काल को नवजागरण काल कहा। वहीं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर बात करें तो उन्होंने पुनर्जागरण को कहा कि पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। वहीं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब यह स्वाभाविक है कि वह आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ तक कि टैक्स, महामारी, धन का विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वह आवाज़ उठाते हैं, स्वदेशी और मातृभाषा के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वह नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह भी कहा कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि
कि वो भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वहीं बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेंदु को आदर्शवादी गीत मुक्तक परंपरा काव्य कहा है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहले सशक्त आंदोलन चलाया और गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा। वहीं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की, नवजागरण काल की। तो नवजागरण की अगर अवधारणा की बात करें या आधुनिक काल के परिस्थितियों की बात करें तो आप देखेंगे कि 1889 ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1856 ईस्वी में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। इससे अंग्रेज मदोन्मत्त हो गए और देसी राजाओं द्वारा एकजुट होकर 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह करते हुए ध्वस्त प्राय मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। देसी राज्यों का विलय किया गया। अवध प्रदेश का अंग्रेजी सरकार में विलय किया गया। लॉर्ड डलहौजी की नीति ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण इसका प्रभाव आप देखेंगे कि देसी राजाओं पर पड़ा, भारतीय जो छोटे छोटे राज्य थे उन पर पड़ा, भारत की जनता पर पड़ा। और 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजर रहा था उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान तो कुछ नवजागरण। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। अगर पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, और यह शब्द किसका अनुवाद है? रेनेसा का अनुवाद है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। यूरोप में प्राचीन काल श्रेष्ठ था, जबकि मध्यकाल अंधकार का समय था। इसलिए यह नारा काफ़ी अर्थपूर्ण था। इसका तात्पर्य है कि हम अतीत से जागे हुए थे, फिर सो गए थे, अब पुनः जागने का समय आ गया है। ये होगा लोक जागरण या पुनर्जागरण का अर्थ, यानी फिर से जागना। और इसका प्रारंभ कहाँ हुआ तो आप जान ही रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, यूरोप से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचना एकांतवासी योगी है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देवकीनंदन खत्री ने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी हिंदी लिखी, जो केवल हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कॉनन डायल भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। भारतेंदु की जो रचना है विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु ने पैरोडी, शापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखीं। भारतेंदु मंडल के कुछ कवि इस प्रकार हैं, जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये क्रमागत है जन्म काल के अनुसार, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधाकृष्ण दास। इसके अलावा और भी कवि हैं। तो आइए अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इन सारे कवियों की बात करते हैं, भारतेंदु की बात करेंगे और साथ ही साथ भारतेंदु युग की जो भी रचनाएं हैं उनकी प्रवृत्तियों की भी बात करेंगे। तो यहाँ से अब विस्तृत में आप देखें, भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो भारतेंदु युग से पूर्व कवियों की ब्रज भाषा रचनाओं को भक्ति काव्य, श्रृंगार काव्य और रीत निरूपक काव्य के तहत रखा गया है। साथ ही साथ गद्य रचनाएं भी प्रारंभ हो चुकी थीं। इस समय आप देखेंगे तो गद्य रचनाएं भी प्रारंभ हो चुकी थीं। गद्य का सबसे प्राचीन नमूना
गोरखसार में मिलता है। वहीं कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा है। तो भारतेंद्र पूर्व जो काव्यधारा की बात करते हैं, जो हम लोग ब्रज भाषा में रचनाओं की बात करते हैं, तो ब्रज भाषा में रचना जैसे आप जानते हैं, सेवक की रचना नखशिख है, वही सरदार कवि की रचना षड ऋतु साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह है। साथ ही साथ चंद्रशेखर वाजपेयी का हमीर हट, ये भी आप देखेंगे ब्रज भाषा में श्रृंगारिक रचनाएं हैं। जो हम लोगों ने रीति निरूपक की बात की कि रीति निरूपक रचनाएं भी लिखी गई हैं, तो रीति निरूपक रचनाओं में आप देखेंगे जैसे रामदास का है कवि कल्पद्रुम, जिसे राजकुमार भी कहा जाता है रामदास को, सेवक की रचना। वहीं गोपाल दास या गोपाल चंद्र गिरधर दास का भारती भूषण छंदो वर्णन। वहीं वैजनाथ द्विवेदी का सीता रामाभरण मंजरी, राम रहस्य, वामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास, चित्राभरण आदि रचनाएं हैं। लेकिन शुद्ध खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ अगर देखें तो भाषा योग वशिष्ठ को राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना गया है। यानी शुद्ध खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ देखें तो भाषा योग वशिष्ठ है, जबकि राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना गया है। भारतेंद्र युगीन अगर परिस्थितियों की बात करें, आधुनिकता के उदय की बात करें, तो यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्यों पर अगर ध्यान डालें तो हमको ये पता होगा राजनीतिक परिदृश्यों में कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ 1857 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने कई कार्य किए लेकिन महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। जब 1885 में आप देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय जनता को अंग्रेजी राज के औपनिवेशिक हितों का पता चला, इसीलिए इस युग की कविता में जहां राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं, वहीं राजभक्ति की भावनाएं भी मिलती हैं। आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियां पद्य से अधिक गद्य में दिखाई देती हैं। वहीं अगर शिक्षा की बात करें कि शिक्षा ने क्या योगदान दिया, शिक्षा ने अगर देखें कि इस नवजागरण में क्या योगदान दिया, तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इतिहास में ले चलेंगे आपको कि ब्रिटिश राज्य और आर्थिक परिवर्तनों ने नई समस्या परिवर्तन का उत्तरदायी है। भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में ईसाई मिशन, ब्रिटिश सरकार और व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए। वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए कलकत्ता मदरसा, जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज और कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1800 ईस्वी। इन्होंने इस शिक्षा पद्धति को अपने मदद के लिए, सहूलियत के लिए खोला, लेकिन इस पद्धति तथा संस्थान ने अनचाहे ही हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने लल्लू लाल और सदल मिश्र को भाषा मुंशी नियुक्त किया। लल्लू लाल ने प्रेम सागर तो सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की। वहीं ईसाई मिशनरियों का जो दूसरा दल था 1793 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचा और इस मिशन में कैरे और दो उनके प्रमुख साथी थे। बंगलागत की नींव डालने वालों में कैरे भी हैं। कैरे ने बाइबिल और इंजील का हिंदी अनुवाद किया। इन्हीं की प्रेरणा से 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। बंगाल में ही राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद किया। 1823 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लोक शिक्षा में सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया। वह यहीं पर H.H. विल्सन के प्रयत्न से 1824 ईस्वी में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई और इस प्रेस से संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपने लगीं। 1834 ईस्वी में जब मैकाले भारत आया तो अंग्रेजी भाषा का समर्थक था। तब शिक्षा की भाषा पर प्रश्न खड़ा हो गया कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, संस्कृत या अरबी फारसी होना चाहिए या बोलचाल की क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसी पर प्रश्न खड़ा हो गया और भाषाविदों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया
लेकिन मैकाले का मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। 1853 ईस्वी में जॉन स्टुअर्ट मिलर द्वारा बनाया गया वुड डिस्पैच आया, जिसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोले गए। इस हिंदी नवजागरण में प्रेस और जनमत का क्या योगदान रहा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नई अर्थव्यवस्था और नवीन शिक्षा पद्धति ने भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया जिनकी सोच भारतीयता, राष्ट्रीयता थी, और इसे उजागर और प्राप्त करने का सबसे उचित साधन प्रेस था। हिंदी में सर्वप्रथम जुगल किशोर ने कानपुर से पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकाला। प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम गोवा में की। ये सब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं उन्हें तो अभी पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मेंबर्स नहीं हैं और हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आप कॉपी पेन लेकर बैठें, वीडियो को रोक रोक कर लिखते चलें, और बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, ये भी पूछा गया है। उदंत मार्तंड किसका है, जुगल किशोर का, ये भी पूछा गया है। कहाँ से प्रकाशित होता है, कानपुर से, ये भी पूछा गया है। प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई, गोवा में, ये भी पूछा गया है। किसके द्वारा की गई, पुर्तगालियों के द्वारा की गई। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर आप लोग ध्यान में रखें। राजा राममोहन राय ने बंगदूत निकाला। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला, सुधाकर निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजाहितैषी निकाला, लोकमित्र निकाला। वहीं नवीन चंद ने ज्ञान प्रदायिनी निकाला। आगे देखिए सबका वर्ष लिखा हुआ है, हो सकता है कभी कालक्रमानुसार भी पूछ लिया जाए, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। श्याम सुंदर सेन ने समाचार सुधावर्षण निकाला कलकत्ता से। भारतेंद्र युग की अब साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात करें तो साहित्यिक प्रवृत्तियों में आप देखेंगे सबसे पहले अंतर्विरोधों का साहित्य। अंतर्विरोधों का साहित्य क्या है, अंतर्विरोधों का साहित्य क्या है? अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि आखिर में भारतेंद्र युग की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनमें अंतर्विरोध क्या है, अंतर्विरोधों का साहित्य क्यों कहा गया? तो मैं आपको बता दूं, भारतेंदु काल की कविता, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा कि अंतर्विरोधी मूल्यों की कविता है, और यह अंतर्विरोध समाज की संरचना के भीतर से आया है। अभी पृष्ठभूमि में मैंने आपको बताया कि उस समय अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के दो विरोधी मूल्यों का मिलन हो रहा था, जिससे स्वाभाविक है कि तनाव की स्थिति पैदा हो रही थी। और यह तनाव कविता में भी कई स्तरों पर व्यक्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राजविरोध, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, भक्ति श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्याएं, ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली। तो इन सारे रूपों में अगर हम देखें तो इसको समग्र रूप से यही कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों में अंतर्विरोधों का साहित्य भी इसकी एक भावगत विशेषता है। वहीं राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति की अगर बात करें, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि भारतेंदु युग के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके। यदि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए, लेकिन ऐसा करने के पीछे उनकी सदिच्छा नहीं थी, बल्कि इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट न हो सका। इसीलिए इस युग में महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, वहीं राष्ट्र प्रेम भी मिलता है कि पूरी अम्मी की कटोरियाँ सी चिरजीवो सदा विक्टोरिया रानी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्यारी। तो यहाँ पर राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों आपको दिखाई देता है। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थितियों से उबरने का कोई साधन नहीं था। इसीलिए भारत दुर्दशा काव्य में आप देखेंगे कि भारत दुर्दशा पर आंसू बहाने को विवश है।
रोऊं सब मिलके आऊं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु ने भारतवासियों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ललकारा है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रेरित किया है। और ये पंक्तियां आप देखें कि सब तज गवों स्वतंत्रता, नहीं चुप लाते ख्वाब, राजा करे सो न्याय है, पासा करे सो दांव। इतना ही नहीं, इस समय आप देखेंगे तो श्रृंगारिक चेतना भी आपको दिखाई पड़ेगी। श्रृंगारिक चेतना की अगर बात करें तो भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नख सिख वर्णन और नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही साथ कृष्ण को नायक मानकर और राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में आप देखेंगे तो श्रृंगार भावना का बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति उसमें देखने को आपको मिलेगी। और आप देखें कुछ इस तरीके से पंक्तियां भारतेंदु युग की जो कविता है, उस भारतेंदु युग की कविता में इस तरीके की पंक्तियां आपको श्रृंगारिकता के लिए देखने को मिलेंगी कि पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। कहीं कहीं पर श्रृंगार भक्ति के साथ जुड़ भी जाता है, यानी भक्ति और श्रृंगार का समन्वय भी देखने को मिलता है। जैसे जय जय हरि राधा रस केली, तरन तनुजा तट इकंत पर बाहु बाहु पर मेली। इतना ही नहीं, भारतेंदु की पंक्ति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि नौ उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका के विरह का निरूपण इन पंक्तियों के माध्यम से किया। जैसे आप जाने कि अब यो उर आवत है सजनी, अब यो उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लाग के छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन और मिल कीजिए री रस की बतियाँ। इतना ही नहीं, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपना काव्य विषय बनाया है। श्रृंगार को अपना काव्य विषय बनाया है इन लोगों ने। तो इस तरीके से आपने देखा कि श्रृंगारिक चेतना भी इस समय आपको देखने को मिलती है। अब अगर भक्ति भावना की हम लोग बात करें तो यहाँ भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप उपलब्ध हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। आप लिख लें, भारतेंदु युग में भक्ति का एक व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। अर्थात स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति का अर्थ ये होगा कि ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो गया। जैसे प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां आप देखें कि हम आरत भारत वासिन पर अब दीन दयाल दया करिए। इतना ही नहीं, राधा कृष्णदास की भी पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी कि प्रभु हो पुण्य भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुण्य दुख दरिद्र हरिए। तो इस तरीके से आपको भक्ति भावना भी इस समय देखने को मिलेगी। भक्ति भावना में भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। यहाँ पर कुछ बात हम लोग और भी करेंगे क्योंकि आपको पता है जितना पीडीएफ में रहता है उससे अलग भी बातें की जाती हैं। तो इसे भी आप गौर से सुने। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं वीडियो रोककर और समझते भी चलें। तो भारतेंदु जी को अगर भक्ति भावना भारतेंदु जी में बात करें तो भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी भक्ति परक रचनाओं में आप देखेंगे भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म और कार्तिक स्नान ये प्रमुख हैं। इसीलिए वह इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकने में समर्थ हो सके हैं। जैसे भारतेंदु जी की पंक्ति है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि मेरे तो साधन एक ही हैं,
मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंदलला वृष भानु दुलारी, जग नंदलला वृष भानु दुलारी। भारतेंदु जी की पंक्ति है, ध्यान रखना। ये पंक्तियां भी आपको ध्यान रखना है, पंक्तियां भी आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि आप जानते हैं पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, मिलाने के लिए पूछी जाती हैं, और कभी कभी एक ही पंक्ति दे दी जाती है कि उपरोक्त पंक्ति किसकी है। वहीं भक्ति भावना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राधा कृष्ण दास में भी भक्ति भावना आपको देखने को मिलती है, उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, और प्रताप नारायण मिश्र में भी देखने को मिलती है। इस काल की भक्ति परक रचनाएं आप अगर लिखना चाहें तो मैं कुछ बोल दूं, आप लिख लें। जैसे अलौकिक लीला सूर्य स्त्रोत बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, जो कि भक्ति परक रचना है। कंसवध अंबिका दत्त व्यास का, यह भी भक्ति परक रचना है। नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का है, आप लिख रहे हैं ना। नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का भक्ति परक रचना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म, कार्तिक स्नान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्ति परक रचना है। अब अगर समस्या पूर्ति की बात की जाए, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति की अगर बात की जाए तो भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में ही काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था, और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने और उनके रचना कौशल की थाह पाने को कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज उन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्रायः श्रृंगार से संबंधित होते थे। ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं भारतेंदु युग में, तो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वह विषय किससे संबंधित होते थे? तो श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज ने एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी कि पपीहा जब पूही है पीऊ कहाँ, पूछे हैं पीऊ कहाँ। पपीहा जब पूछी हैं कि पीऊ कहाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि कैसी पंक्ति है, तो श्रृंगार से संबंधित पंक्ति है। इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार किया कि बन बैठी हैं मन की मूरत सी, मुख खोलत बोलहि न नाही नहा। आप लिख लें, पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की है कि बन बैठी हैं मान की मूरत सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा। वहीं भारतेंदु जी की आप पंक्ति लिख सकते हैं कि डफ बाजो भरत भिखारी को, डफ बाजो भरत भिखारी को, यह भारतेंदु जी की पंक्ति है। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति वैचित्र अलंकरण और कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की जो रीतिकालीन प्रवृत्ति थी, रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त प्राश्रय मिला। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल के कुछ काव्य संग्रह अगर आप देखें तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे अंबिका दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सर्वस्व, अंबिका दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सर्वस्व। द्विज गंग की रचना है समस्या प्रकाश, समस्या प्रकाश लिख लिया आपने। चलिए, अब अगर सामाजिक समस्याओं की बात की जाए तो सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी आपको भारतेंदु युग की रचनाओं में मिलता है। इस युग का जो काव्य है वो जनजीवन से जुड़ा है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई है। और इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। जैसे
कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। प्रेमघन की ये पंक्ति है। वहीं भारतेंदु जी की पंक्ति है कि विधवा ब्याह निषेध कियो, व्यभिचार प्रचार्यो। ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। समाज की दुर्दशा का चित्रण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग करते हुए लिखा है, चूसहूँ चुरुट लाख पर लागत, पान बिना मुहसून, अक्षर चारि पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून। अगर आप लिखना चाहें तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां आप लिख लें, और ये पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने व्यंग किया है। व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा है कि चूसहूँ चुरूट लाख पर लागत, लिख रहे हैं आप, चूसहूँ चुरूट लाख पर लागत, पान बिना मुहसून, अक्षर चारि पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून। वहीं राधाचरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं हाय हाय दय धाय पुकारो रोई, मैं हाय हाय दय धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। तो इस तरीके से आपने देखा कि सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण भारतेंदु युग की कविताओं में आपको देखने को मिलता है। अब भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की भी अगर हम लोग बात करें, लेकिन कवियों की बात करने से पहले थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ और करेंगे। जैसे भारतेंदु युग में आप देखेंगे तो प्रकृति का भी चित्रण आपको देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण आप अपने कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नोट्स बना रहे हैं साथ में देखते चल रहे हैं तो ज़रूर लिख लें। प्रकृति चित्रण भी काव्य प्रवृत्तियों में आएगा। अब क्या है प्रकृति चित्रण में क्या आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों में प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया गया। यद्यपि कहीं कहीं पर परंपरा निर्वाह करते हुए प्रकृति निरूपण भी किया गया है। एक ओर तो वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित किए गए हैं, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। भारतेंदु की रचना है, आप सब लोग जानते होंगे, वसंत होली, जानते हैं ना। भारतेंदु की रचना वसंत होली में वसंत का वर्णन है, और श्री चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। तो प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका के श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना जो वर्णन है, यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। आप देखेंगे कि उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जो चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है, तो चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें कि तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। कहाँ की पंक्तियां हैं, शायद आपको ये पंक्तियां पता भी हों, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कहाँ की पंक्तियां हैं और किस में ये पंक्तियां हैं। तो श्री चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन की ये पंक्तियां हैं कि तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इस तरीके से आपको भारतेंदु युगीन कवियों में प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। वहीं भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य की भी प्रधानता आपको मिलेगी। हास्य व्यंग्य की प्रधानता की भी बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि चीज़ों को लिख सकें। अब यहाँ पर हास्य व्यंग्य की भी बात हम लोग कर लें। हास्य व्यंग्य की अगर बात करें तो इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्यपरक रचनाओं के महत्वपूर्ण को समझते हुए के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों और एकांकियों में व्यंग्य के माध्यम से
तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया। जैसे जो आपके पाठ्यक्रम में है, अंधेर नगरी की बात करें तो अंधेर नगरी में देखिए कि किस तरीके से व्यंग किया गया है। चूरन वाला क्या कहता है कि चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। यानी किस तरीके से आप देख रहे हैं घूसखोरी भ्रष्टाचार के ऊपर व्यंग किया गया है कि चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। नए जमाने की मुकरी में आप देखेंगे कि सामयिक बुराइयों पर व्यंग किया गया है। मद्यपान के संबंध में उनकी व्यंग देखिए कि किस तरीके से व्यंग किया है कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे शराब, क्यों सख साजन नहीं शराब। तो इन मुकरियों में आप देखें कि किस तरीके से मद्यपान के संबंध में भी व्यंग किया गया है। वहीं प्रताप नारायण मिश्र की जो कविता है हर गंगा, आपको पता होगा आप लोगों को, हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का श्यापा, ये सब कैसी रचनाएं हैं। तो हास्य व्यंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने हास्य व्यंग की भी बात कर ली, प्रकृति चित्रण की भी बात कर ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक कवियों के बारे में हम लोग बात करते हुए आगे चलेंगे। कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? मिर्जापुर में। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। इनके साप्ताहिक पत्रिका नगरी नीरद, मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी भी है। बद्री नारायण चौधरी अब्र नाम से उर्दू में कुछ कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने लोकगीत लिखा जिसमें कजली छंद का प्रयोग किया है कि पूजा करत देर लो बनत वैष्णो भारी, पढ़ि रामायण रोवत हैं पे अति व्यभिचारी। इनकी काव्य कृतियों में जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, सूर्य स्त्रोत आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तो काला कहकर अपमानित जब किया गया तो उसके ऊपर प्रेमघन ने अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए पंक्तियाँ लिखी कि अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर हैं वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल वर्षावन हारे, वर्षावन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रेमघन जी की हैं। अब अगर प्रताप नारायण मिश्र जी की बात करें तो आप देखेंगे कि ये हाजिर जवाबी व मस्खरेपन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन्होंने भारतेंदु जी के समान रचनाएं भी की हैं। भारतेंदु जी की जो रचनाओं में, जो काव्य कृतियों में आप प्रवृत्तियां देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से प्रवृत्तियां प्रताप नारायण मिश्र की भी रचनाओं में मिलती हैं। इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुआ। ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक भी थे। इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, बुढ़ापा, त्रिपतान, श्रृंगार विलास, हर गंगा, हिंदी की हिमायत, कविताओं का संकलन अगर इनका देखें तो प्रताप लहरी, रसखान शतक। इन्हें हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने भारतेंदु के समान कई रचनाएं की और इनकी रचनाओं में भारतेंदु की रचनाओं के समान काव्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। वर्तमान भारत की दशा पर इन्होंने पंक्तियां लिखी कि पढ़ी कमाए कोन्हों कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। और इनकी और भी पंक्तियां हैं कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। देखिए ये पंक्तियां इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको पता है पंक्तियां भी खूब पूछी जाती हैं। पंक्तियां आपने देखा भी होगा कि पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं और इन पंक्तियों को अगर आप छोड़ देंगे, पंक्तियों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जैसे नोट करना है आपको कि हाजिर जवाबी व मस्खरेपन के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ प्रताप लहरी और रसखान कविताओं का संकलन किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र। द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र। और इन पंक्तियों की भी बात कर रहे हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये भी प्रताप नारायण मिश्र की हैं। इसके अलावा और भी पंक्तियाँ अगर आप लिखना चाहें तो और भी पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख लें, विधवा बिलपय नित धेनु कटे, कोऊ लागत हाय गुहार नाही। ये भी प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। विधवा बिलपय नित धेनु कटे, विधवा बिलपय नित धेनु कटे, कोऊ लागत हाय गुहार नाही, कोऊ लागत हाय गुहार नाही, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा। और भी पंक्ति अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तबहि लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन वर्षत, तबहि लख्यो, लिख लीजिए, तबहि लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन वर्षत, तह चौथाई जन रूखी, तह चौथाई जन रूखी, रोटी हूँ को तरसत। ये भी पंक्तियाँ किसकी हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र की हैं। तो इस तरीके से आपने प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्तियाँ देखी। अब बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की नाट्यकृतियाँ कौन कौन सी हैं, बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की अगर बात की जाए तो इनकी नाट्यकृतियाँ पद्मावती, चंद्रसेन, नई रोशनी का विष आदि बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह को कुमुद शर्मा ने प्रेम का पथिक कवि कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने रीतिकाल के जो कवि थे घनानंद, उनको प्रेम का पथिक कहा था। क्योंकि प्रेम के पथिक में यहाँ हो सकता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह को कुमुद शर्मा ने प्रेम का पथिक कवि कहा है, जबकि प्रेम का पथिक घनानंद को किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ कर दिया है। ठाकुर जगमोहन की रचना की अगर बात करें तो ठाकुर जगमोहन की रचना श्यामा स्वप्न को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है, गद्य काव्य कहा है। इसके अलावा ठाकुर जगमोहन की और भी रचनाएं हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। प्रेम संपत्ति लता, लिख लीजिए, ठाकुर जगमोहन की रचना प्रेम संपत्ति लता, जिसका प्रकाशन 1885 ईस्वी में हुआ। प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी में। श्यामा लता, ये भी 1885 में प्रकाशित हुई है रचना। श्यामा सरोजनी 1886 में। देवयानी, ये भी 1886 में प्रकाशित ठाकुर जगमोहन की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की इन्होंने रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन भी किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की जो रचना है आप जानते होंगे, ऋतुसंहार और मेघदूत, जो कालिदास की रचना है ऋतुसंहार और मेघदूत, इसका ब्रज भाषा में अनुवाद भी किया है। ये भी पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की रचना ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। लिख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी में काशी में हुआ और ये पीयूष प्रवाह के संपादक थे। इनकी रचनाएं अगर देखें तो पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। वहीं कंसबद्ध इनकी अपूर्ण रचना है जो कि खड़ी बोली में है। बिहारी बिहार कुंडलिया छंद में है, लिख लिया आपने। और साथ ही साथ
आपको बता दें यहाँ पर कि फारसी छंद में इन्होंने दशरथ विलाप नामक एक कविता खड़ी बोली में भी लिखा है। आप लिखना चाहें तो लिख लें। अंबिका दत्त व्यास ने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखा है और इनकी कुछ पंक्तियां भी हैं अंबिका दत्त व्यास की। साथ ही साथ भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म और भारत की आर्थिक स्थिति में दादा भाई नौरोजी का समर्थन पंक्तियों के माध्यम से भी इन्होंने किया है। अब अगर राधा कृष्ण दास की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। इनकी रचनाएं भारत बारहमासा, देश दशा, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि आदि हैं। इनके कुछ पद राधा कृष्ण ग्रंथावली में भी संकलित हैं। राधा कृष्ण दास की ये पंक्तियां भी आप देखें कि मोहन की ये मोहन मूरत जिए सो भूलत नाही भुलाए, वही जो विषया संतन तज ताही मूढ़त लपटात। तो ये पंक्तियां राधा कृष्ण दास की हैं। इसके अलावा राधा कृष्ण दास के बारे में आपने देखा ही, तो ये पंक्तियां भी आपको ध्यान में राधा कृष्ण दास की रखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अब अगर बात करें तो इनके काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। इनके पिता का नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम बाबू गोपाल चंद गिरधर दास था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन किया। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियाँ प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा बिंदु, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि हैं। वहीं खड़ी बोली की इनकी कविताएं दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा भी है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा भी है। ध्यान रखना, खड़ी बोली की जो कविताएं हैं दशरथ विलाप, ध्यान रखना अभी मैंने आपको बताया कि दशरथ विलाप अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखा है। कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु जी। प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इन्होंने किया है। उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। देवी छंद लीला इनकी काव्य कथा है। इंद्र सभा नाटक के अनुकरण पर बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की। साथ ही साथ रिपनाष्टक और पेनी रीडिंग कोष्ठी का गठन भी किया। नाभादास के भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना भी भारतेंदु जी ने की। कविता संवर्धिनी सभा काशी में इन्होंने स्थापना की इसकी। इनकी राजभक्ति परक कविता भारत भिक्षा है। इन्होंने अपनी रचना भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को गधा कहा है। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के 9वें अंक से किया गया। यानी हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कब किया गया? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका 9वें संस्करण से किया गया, 9वें अंक से किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि भी कहा है। भारतेंदु जी की अन्य रचनाएं इस तरीके से हैं, जैसे प्रेमासुर वर्णन, सतसई श्रृंगार, राज संग्रह, तन्मय लीला, प्रात समीरन, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, होली, दान लीला, बकरी विलाप, प्रेम तरंग, मधु मुकुल, कृष्ण चरित, रामलीला, प्रबोधिनी। भारतेंदु की कविता दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा में खड़ी बोली का प्रयोग हो, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। हिंदी प्रदीप, जो कि बालकृष्ण भट्ट का आप सभी लोग जानते हैं, उस पत्रिका की जो पृष्ठ मुख्य भूमि है, मुख्य पृष्ठ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ये पंक्तियाँ लिखी होती थी। ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना कि ये पंक्तियाँ किस पत्रिका की मुख्य पृष्ठ पर छपी होती थी। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। तो ये पंक्तियाँ हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपी होती थी।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर शोकाश्रु बिंदु नामक ग्रंथ की रचना की। साथ ही साथ पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। ठाकुर जगमोहन को घटिका शतक, शतावधान, अभिनव बाणभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमघन की रचनाएं वारंगना रहस्य या वेश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन नाट्य कृतियाँ हैं प्रेमघन की। साथ ही साथ प्रेमघन ने कजली कादम्बनी, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, क्या सैनाथ भोली, भारत की प्रजा का अनाथन आदि ये पंक्तियाँ भी लिखी हैं इन्होंने। ये पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं, प्रेमघन की पंक्तियाँ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं कि किया सनाथ भोली, भारत की प्रजा अनाथन। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की और भी पंक्तियाँ आप लिखना चाहें तो और भी पंक्तियाँ लिख सकते हैं प्रेमघन की कि निर्धन दिन दिन होत है भारत भुआ सब भांति, निर्धन दिन दिन होत हैं। आप लिख रहे हैं, कॉपी पेन आपके पास है, चलिए आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भुआ सब भांति, ताहि बचाई न कोउ सकत, ताहि बचाई न कोउ सकत, निज भुज बुद्धि बल कांति, निज भुज बुद्धि बल कांति। लिख लिया आपने? और लिख लीजिए एक पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कि अचरज होत तुमहु सब गोरे सम गोरे, अचरज होत तुमहु सब गोरे, बाजत कारे तासो कारे, करी शब्दों पर हैं वारे। अभी मैंने बताया भी आपको ये पंक्तियाँ, मैंने ये भी पंक्ति आपको बताया, ध्यान रखना। और पंक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावन, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है प्रेमघन की, इसे आप जरूर ध्यान में रखना। तो इस तरीके से आपने भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं, जो भी रचनाएं हैं, भारतेंदु मंडल के जो भी कवि हैं, उन सब के बारे में आपने देखा। और कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की बात भी हम लोगों ने कर ली है। समस्या पूर्ति संग्रह कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में बात की। कुछ अन्य कवि भी हैं, भारतेंदु युग के कुछ अन्य कवि हैं, अगर उनकी रचनाएँ आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे प्रेम सतसई लिख लीजिए, एक दो बोल दे रहे हैं। प्रेम सतसई गुलाब सिंह का, प्रेम संदेशा राव कृष्णदेव शरण सिंह का है। प्यारे प्रमोद राजेश्वरी प्रसाद सिंह का है। बलबीर पचासा रामकृष्ण वर्मा का है। लिख लिया आपने? कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी का है, कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी का है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बात कर लिया भारतेंदु युग की, और फिर कल हम लोग बात करेंगे द्विवेदी युग की, यानी जागरण सुधार काल की बात करेंगे, और वो होगा लेक्चर 22। तो ये वीडियो तो मैंने पब्लिक कर दिया, बाकी कल का वीडियो द्विवेदी युग का पब्लिक नहीं होगा। यदि आप हमारे ऑनलाइन मेंबर्स बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि 80 52 58 4 004 पर अपना नाम लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जब भी समय मिलता है तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, या रिसेप्शनिस्ट होंगी वो कॉल बैक कर लेंगी, मैम बैठी होंगी वो कॉल बैक कर लेंगी, और आपको फ़ीस के बारे में पूरी डिटेल बता देंगी। और अभी इतना समय है कि आप लोग अगर तैयारी करना चाहें तो बहुत ही आराम से अभी 2.5-3 महीने में आप तैयारी करके और नेट या JRF जो भी आपका एम है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने ऑनलाइन मेंबर्स के साथ लेक्चर 22 में। और साथ ही साथ आज लाइव क्लास भी होगी, भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नोत्तरी, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, रात में 9:30 बजे।